देखो, इंडियन पिनल कोड 1860 की बेटा ये सेकंड क्लास है। मैं एक बार फर्स्ट क्लास को तेजी से रिवाइज करा देता हूं कि मैंने फर्स्ट क्लास में आपको क्या क्या समझाया था। पहले क्लास में इंडियन पिनल कोड 1860 का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था और मैंने बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस किए थे। मुझे जहां तक याद है मैंने आपको बोला था कि इंडियन पिनल कोड हमारे देश की ऑफिशियल क्रिमिनल कोड है। बेटा क्या है? ऑफिशियल क्रिमिनल कोड, यानी हमारे देश में जब भी कोई क्रिमिनल ऑफेंस होती है तो उस पर एप्लीकेबल होता है, उसका नाम है इंडियन पिनल कोड। इसके बाद इंडियन पिनल कोड को लेकर मैंने और भी बहुत सारी छोटी मोटी बातें आपको बताई थी। मैं तेजी से 2-3 इंपॉर्टेंट बातों को रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला था कि इंडियन पिनल कोड 1860 वैसे अपने आप में 23 चैप्टर और लगभग 511 सेक्शंस को इंक्लूड करता है। कितने को बेटा? 511 सेक्शंस, और हर एक सेक्शन अपने आप में क्रिमिनल ऑफेंस है। कम ऑन, क्या है बेटा? हर ऑफेंस अपने आप में क्रिमिनल है। इसके बाद मैंने बोला था कि देखो, इंडियन पिनल कोड में बेसिकली यहां पे वर्ड यूज किया गया है बेटा कोड। व्हाई नॉट इट इज एक्ट, व्हाई इट इज ओनली कोड, उसको लेकर मैंने आपको एक बात बताई थी कि जब भी बहुत सारे एक्ट को कंबाइन करके कोई सेपरेट कानून हमारे देश में बना दिया जाता है किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर पे, तो उसका नाम दे दिया जाता है कोड। यानी कोड इज नथिंग बेसिकली कंपोजिशन ऑफ वेरियस एक्ट। क्या मैंने बोला था बेटा? कोड इज नथिंग बेसिकली कंपोजिशन ऑफ वेरियस एक्ट। इसके बाद भी और भी मैंने बहुत सारे, जैसे लॉर्ड मैकॉले ने इसको लॉन्च किया था, इसमें और भी मैंने कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रोवर्सी के बारे में बात किए थे। कुल मिला जुला के मैंने आपको इसका पूरा का पूरा बेस तैयार किया था इंडियन पिनल कोड में रिलेटेड टू प्रीवियस क्लासेस। इसमें मैंने आपको एक और इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की थी कि हमारे देश में सिविल ऑफेंस और क्रिमिनल ऑफेंस में क्या फर्क होता है। मुझे जहां तक याद है मैंने आपको बोला था कि देख भाई, हमारे देश में अगर कोई भी आप ऐसा एक्ट करते हो जिसका इंपैक्ट बेटा इंडिविजुअल पे जाता है, कम ऑन, किस पे जाता है? तो अगर आपके एक्ट किए गए का इंपैक्ट इंडिविजुअल या ग्रुप पे हो तो इसे कहा जाएगा सिविल, लेकिन अगर उसका इंपैक्ट बेटा सोसाइटी एट लार्ज को हो जाए तो उसको कहा जाएगा क्रिमिनल, यानी वो है क्राइम। मैंने बोला था कि क्राइम में याद रखना विक्टिम तो इंडिविजुअल ही होगा लेकिन इफेक्टेड पार्टी पूरी सोसाइटी हो जाएगी। कम ऑन, रिपीट करो, इफेक्टेड पार्टी पूरी। इसके बाद इसमें भी मैंने बहुत सारे 5-6 पॉइंट्स आपको बताए थे कि क्राइम में एफआईआर लॉन्च होता है, लेकिन सर हमारे देश में जितने सिविल ऑफेंस है बेटा उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं होता, डायरेक्ट कोर्ट मुकदमा होता है। उसके बाद मैंने बोला था कि ये मोर हिनियस क्राइम होता है जबकि वो मोर लिबरल होता है ऑफेंस। हालांकि दोनों ही वायलेशन ऑफ लॉ होता है। क्या होता है बेटा? दोनों वायलेशन ऑफ लॉ, क्योंकि देखो ऑफेंस ही तो सिविल और क्रिमिनल बनेंगे ना। तो अगर ऑफेंसिव वायलेशन ऑफ लॉ है तो चाहे सिविल हो या चाहे क्रिमिनल हो, वायलेशन ऑफ लॉ तो दोनों ही होगा। कम ऑन, यस और नो। इसके बाद मैंने आपको बात बताई थी कि देखो भाई, अगर आप कोई क्रिमिनल ऑफेंस करते हो तो आपको इंप्रिजनमेंट हो सकती है, लेकिन अगर आप कोई सिविल ऑफेंस करते हो तो सिर्फ आपको सामने वाले पार्टी को कंपनसेशन देना होगा। क्या देना होगा बेटा? इन सब बातों के अलावा मैंने आपको ये पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट के अलावा मैंने आपको एक बात और बताई थी कि सर इंडियन पिनल कोड इज बेसिकली अ सब्सटेंटिव लॉ नॉट अ प्रोसीजरल लॉ। मैंने क्या बोला था बेटा? सब्सटेंटिव लॉ होता है आईपीसी, ये प्रोसीजरल लॉ नहीं होता। और मैंने आपको फर्क बताया था कि देखो भाई, कोई भी अगर एक्ट हमारे देश में राइट्स एंड लायबिलिटी को क्रिएट करे, कम ऑन, किसको क्रिएट करे? राइट्स एंड लायबिलिटी को क्रिएट करे, तो इसे कहा जाता है सब्सटेंटिव। लेकिन अगर एक बार सब्सटेंटिव लॉ में डिफॉल्ट हो, कम ऑन, रिपीट करो, एक बार सब्सटेंटिव लॉ में, देन बेटा आता है प्रोसीजरल लॉ पिक्चर में कि नाउ द मैटर कैन बी रेफर्ड इन द कोर्ट ऑफ लॉ, व्हाट विल बी द प्रोसेस फॉर द सेम, वो बेटा बेसिकली बताता है प्रोसीजरल लॉ। मतलब मैं फिर से अगर रिपीट करूं तो अगर कोई सब्सटेंटिव लॉ में डिफॉल्ट हुआ, कम ऑन, रिपीट करो, सब्सटेंटिव लॉ में, देन बेटा प्रोसीजरल लॉ आता है पिक्चर में। जैसे रेप मत करो, मर्डर मत करो, किडनैपिंग, डकैती, एब्डक्शन, ये सब मत करो, ये आईपीसी बताएगा। अगर करोगे तो पनिश किए जाओगे, लेकिन उस पनिशमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, कोर्ट में मैटर कैसे जाएगा, पुलिस ज्यूरिडिक्शंस क्या होंगी, पुलिस इन्वेस्टिगेशंस कैसे होंगी, ये सब बताता है बेटा प्रोसीजरल लॉ। क्या बताता है? ये सारी बातें बताने के बाद मैं इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 2 पे आ गया था और मैंने बोला था कि देख बेटा, इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 2 पे जब तुम आओगे ना तो तुम्हें एक मिलेगा यहां पे कॉन्सेप्ट, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन, और उसके साथ मिलेगा बेटा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। ये दो कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेंगे इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 2 पे। कम ऑन, रिपीट करो, किस पे बेटा? इंट्रोडक्शन पॉइंट नंबर 2। अब ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। एक बार तो 5 नंबर का क्वेश्चन बेटा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से आपके एग्जाम में भी आ गया था। तो मेरे आज के क्लास का टारगेट सिर्फ इतना है कि मैं आपको इंट्रा और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का मतलब समझाऊं। लॉक करे क्या? पक्का? पढ़ने के लिए तैयार हो? तो बेटा मैं इस कॉन्सेप्ट पे आऊंगा बाद में मैं यहां से मैच करा दूंगा, लेकिन पहले मुझे तुम्हारे साथ कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर लेने दो। क्या करने दो बेटा? कॉन्सेप्ट बिल्डअप। कॉन्सेप्ट बिल्डअप कुछ इस तरीके से होगी। देखो बेटा, जहां तक सवाल है टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन ऑफ इंडियन पिनल कोड की, तो मैंने हमेशा आपसे बोला था कि देखो बेटा, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन पिनल कोड को 2 तरीके से पढ़ा जाता है।
एक टाइम एप्लीकेबिलिटी और एक टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। इसको मैं यूं समझाने की कोशिश करूं तो इंडियन पिनल कोड हमारे देश में आया कब, यह पहला मुद्दा है टाइम एप्लीकेबिलिटी, और दूसरा कि इंडियन पिनल कोड हमारे देश में कहां कहां अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो जहां तक टाइम एप्लीकेबिलिटी का सवाल है, यह बात तो मैंने पिछले क्लास में आपको बता दी थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कम ऑन, यस नो। मैंने आपको बोला था कि देख भाई, इंडियन पिनल कोड 1860 हमारे देश में बेटा 6 अक्टूबर 1860 को आ गया था, लेकिन सर याद रखिए इसकी कमेंसमेंट यानी ये पब्लिक बाइंडिंग एप्लीकेबल होना शुरू हुआ 1 जनवरी 1862, यानी लगभग 2 साल बाद। कम ऑन, रिपीट करो, लगभग 2 साल के बाद। इसके बाद आज की क्लास में मैं आपको समझाने जा रहा हूं बेटा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। कम ऑन, रिपीट करो, क्या समझाने जा रहा हूं, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। अब एकदम शांत मन से और मेरे साथ इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग आपको या तो हल्की फुल्की जानकारी दे देते हैं या फिर बेटा बहुत ज्यादा डिटेल में आपको लेके जाने की कोशिश नहीं करते। मैं कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज आपको देना चाहता हूं। ऑब्वियसली मैं सिलेबस से बंधा हुआ हूं तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकता, नहीं तो मजा आता है इस पूरे टॉपिक को जब मैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल नंबर 1 वगैरह के साथ पूरी एनालिसिस करके आपको देता कि टेरिटरी का मतलब क्या होता है वगैरह वगैरह। लेकिन मजबूर हूं मैं, आपका सिलेबस मुझे अलाउ नहीं करता। मैं कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के सिलेबस के थ्रू आपको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता हूं। देखो बेटा, टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का पहले मतलब समझो। मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि इंडियन पिनल कोड 1860 बेसिकली अप्लाई कहां पे होता है, कब से अप्लाई होना शुरू हुआ, यह नहीं, यह तो टाइम एप्लीकेबिलिटी है। कहां कहां अप्लाई होता है, क्या यह केवल दिल्ली पे अप्लाई होता है या बेंगलोर, मुंबई या पूरे भारत या अमेरिका या पाकिस्तान? सर इंडियन पिनल कोड कहां कहां अप्लाई होता है, दैट इज कॉल्ड टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। What would be the area? Area is basically territory. Area is basically, जहां तक सवाल है बेटा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन को लेकर, तो पहले मेरे साथ कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए, उसके बाद मैं नोट्स में लेकर आपको चला जाऊंगा। एक बात तो याद रखिएगा कि इंडियन पिनल कोड 1860 इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। कम ऑन, रिपीट करो। देखो, इंडियन पिनल कोड बेटा हमारे देश के हर एक कोने पे अप्लाई होता है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बिहार से लेकर झारखंड तक, पंजाब से लेकर दिल्ली तक। मैं यहां पे टेरिटरी वर्ड आपको समझा सकता हूं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लेकिन वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहता हूं कि हमारे देश के हर एक कोने पे इंडियन पिनल कोड अप्लाई होता है। यह पहली बात आप ध्यान में रखिएगा। यह पहली बात आपको याद रखना है कि इंडियन पिनल कोड शैल बी एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। अब मेरी बात सुनिए, साथ साथ एनालिसिस करते चलिए। आई सेड इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। क्या मैंने आपको यह बोला क्या कि क्राइम करने वाला कहां का है? आंसर इज नो। आई सेड अगर क्राइम हमारे देश के किसी कोने में हुई हो, इंडियन पिनल कोड लगेगा, वही बेटा पनिश किया जाएगा, उसी के थ्रू पनिश किया जाएगा। याद रखिए, जब यह आर्टिकल 370 रिमूव नहीं हुआ था तो इंडियन पिनल कोड बेटा जम्मू एंड कश्मीर पे अप्लाई नहीं हुआ करता था। जम्मू एंड कश्मीर के लिए वहां पे एक अलग से रणवीर पिनल कोड था। क्या? रणवीर पिनल कोड। लेकिन जब आर्टिकल 370 रिमूव हुआ तो जम्मू एंड कश्मीर का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन या खुद का पिनल कोड दोनों अबॉलिश कर दिया गया। और बेटा आज हमारे देश का संविधान या हमारे देश का भारतीय दंड संहिता, दैट इज इंडियन पिनल कोड, जम्मू एंड कश्मीर पे भी अप्लाई होता है। तो मैंने साफ बोला इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, एंड आई सेड होल ऑफ इंडिया, आई डोंट सेड कि क्राइम करने वाला कहां का है। अब मेरे कुछ सवाल हैं आपसे। अगर मिस्टर राम जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और अगर वो क्राइम करता है दिल्ली में, क्या उस पर इंडियन पिनल कोड लगेगा? हां। कश्मीर में करता है, इंडियन पिनल कोड लगेगा? बिल्कुल लगेगा। बिहार में करता है, इंडियन पिनल कोड लगेगा? बिल्कुल लगेगा। अगर कोई अमेरिका का पर्सन दिल्ली में आके क्राइम करता है, इंडियन पिनल कोड लगेगा? यस, लगेगा। क्यों लगेगा सर? क्योंकि मैंने बोला इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। तो इफ इट इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया, तो क्राइम करने वाला कहां का है, मुझे क्या लेना देना? याद रखिए, क्राइम करने वाला कहीं का हो, लेकिन अगर क्राइम हमारे देश के किसी कोने में हो गई, इंडियन पिनल कोड की बेटा एप्लीकेबिलिटी वहां पे हो जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। एंड दिस इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। कम ऑन, इसे क्या कहा जाता है? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। इंट्रा मतलब होता है बेटा विद इन। क्या होता है? तो विद इन टेरिटरी ऑफ इंडिया अप्लाई होता है इंडियन पिनल कोड। दिस इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। लेकिन यहां पे मेरे आपसे कुछ सवाल होंगे। क्या? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन में क्राइम करने वाला कहां का है मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर क्राइम टेरिटरी ऑफ इंडिया में हुई तो आईपीसी लग जाएगा। यस नो?
लेकिन बेटा इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन से हम कुछ लोगों को एक्सेप्शन में रखते हैं। क्या करते हैं हम? कुछ लोगों को एक्सेप्शन में रखते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जैसे बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे देश का राष्ट्रपति, दिस इज द, ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम लोग फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन कहते हैं। ये बहुत रिस्पेक्टेड और ऑनरेबल डेजिग्नेशन होता है। सोचिए ना, एक नॉर्मल सिटीजन को जिस क्रिमिनल लॉ के थ्रू हम लोग पनिश करें, यह अच्छा नहीं होगा कि उस देश का राष्ट्रपति भी उसी क्रिमिनल लॉ के थ्रू डील किया जाए। जब तक एक डेजिग्नेशन पे मेंटेन रहेंगे हमारे देश के प्रेसिडेंट या फिर गवर्नर, याद रखिएगा इंडियन पिनल कोड उन लोगों पे अप्लाई नहीं होता। इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन पे भी एग्जम्प्ट किया गया है इन लोगों को। मैं आपको ऐसे करके बताऊंगा कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर, फॉरेन डिप्लोमेट्स, फॉरेन सॉवरेनर्स, एलियन एनिमी, इन लोगों पे बेटा इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होगा। इस बात को याद रखिएगा। ये लोग अगर हमारे देश के किसी कोने में क्राइम भी कर देते हैं ना, आईपीसी नहीं लगेगा। अब आपके मन में छोटे से सवाल आएंगे कि सर क्या कहना चाहते हो? तो फिर ये लोग कुछ भी करते रहे, इनको बचा दिया जाएगा? मैं ये नहीं कह रहा। हमारे देश में और भी बहुत सारे कानून है बेटा। आप लोगों ने नहीं सुना होगा, हमारे देश में कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ये सब लगेगा इन लोगों पे, लेकिन ये लोग इंडियन पिनल कोड के पहुंच से बाहर रहेंगे। इस बात को याद रखिएगा। कुल मिलाजुला के मैं आपसे ये बोलना चाहता हूं कि इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल होल ऑफ इंडिया। दिस इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। हालांकि इसके कुछ एक्सेप्शन है। क्या है बेटा? यानी क्राइम इंडिया में होगी बट फिर भी आईपीसी नहीं लगेगा। दैट इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का एक्सेप्शन। वो मैं आपको लिखवाऊंगा क्या है, निश्चिंत रहिए। एक बार मैं ये इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन आपको दिखा देता हूं नोट्स के थ्रू। देखिएगा और सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। क्या कहा गया बेटा? कहा गया है कि द ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द सब्जेक्ट टू विच अ लॉ अप्लाइज इज डिफाइंड एज द ज्यूरिडिक्शन ऑफ दैट लॉ। कोई भी कानून जिस एरिया में अप्लाई होता है उसका वो ज्यूरिडिक्शन कहा जाता है। कम ऑन, यस नो? इंडियन पिनल कोड के पास बेटा दो ज्यूरिडिक्शन है। कितने ज्यूरिडिक्शन है? एक है इंट्रा टेरिटोरियल, इंट्रा मतलब विद इन टेरिटरी, और एक है बेटा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। और यह बात बहुत कम लोगों को पता है। मैं आपको अभी प्रूव करूंगा कि क्राइम करने वाला बंदा अगर आउटसाइड का भी है ना, तो भी इंडियन पिनल कोड लगेगा, या क्राइम होने वाला जगह अगर आउटसाइड इंडिया है तो भी इंडियन पिनल कोड लगेगा। याद रखिएगा इस बात को। मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे प्रूव करूंगा इस स्टेटमेंट को। क्राइम करने वाला अगर आउटसाइड इंडिया का है तो भी आईपीसी लग सकता है, और क्राइम होने वाला, प्लेस ऑफ द क्राइम, सीन ऑफ द क्राइम, अगर यह भी आउटसाइड इंडिया है तो भी बेटा आईपीसी लगेगा। यह बहुत सारे लोगों को नहीं पता, मैं आपको बताऊंगा। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। मैंने आपको इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का हल्का फुल्का आइडिया दिया था, तो एक बार मैं इसको कंप्लीट करा दूं। कहा गया, ध्यान से सुनिए, कि इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन अप्लाइज टू ऑल ह्यूमन बीइंग। इस बात को मैं और ज्यादा क्लियर करूंगा जब मैं आपके साथ एक कॉन्सेप्ट शुरू करूंगा बेटा, दैट इज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। यह बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चंस आते हैं यहां से। याद रखिएगा, इंडियन पिनल कोड बेटा ह्यूमन बीइंग पे अप्लाई होता है। दिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन एनिमल बेसिकली। इफ द क्राइम इज कंडक्टेड बाई ह्यूमन बीइंग देन आईपीसी शैल बी एप्लीकेबल, अदरवाइज बेटा आईपीसी नहीं लगेगा। जैसे आपने एक कहानी सुनी होगी, दिल्ली जू में एक विजय नाम के टाइगर ने एक बंदे को जान से मार दिया था। ये लगभग 2014-15, आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, बट लगभग यहीं की न्यूज है, ये 15-16 की न्यूज है। क्या उस बाघ को, उस टाइगर को इंडियन पिनल कोड के थ्रू हम पनिश कर सकते हैं क्या? मेरा यह सवाल है आपसे। नहीं कर सकते। आपने कभी सुना है कि पुलिस ने किसी टाइगर, किसी लॉयन को गिरफ्तार करके थाने में बंद कर दिया है? क्योंकि याद रखिएगा, आईपीसी ये ह्यूमन बीइंग पे एप्लीकेबल होता है, ये एनिमल पे एप्लीकेबल नहीं होता। हालांकि मैं इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करूंगा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में। ये टॉपिक यहां का नहीं है। सुनिए, कहा गया वेयर क्राइम अंडर एनी प्रोविजन ऑफ आईपीसी, अगर आईपीसी के किसी भी प्रोविजन में क्राइम कमिट किया जाता है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी कोने में, तो वहां पे याद रखिए बेटा आईपीसी एप्लीकेबल हो जाएगा। कम ऑन, आईपीसी एप्लीकेबल। कोर्ट कैन ट्राई एंड पनिश इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट दैट अ पर्सन हु हैड कमिटेड द क्राइम इज एन इंडियन नेशनल, या फिर, और ये बातें मैंने आपको बोली थी कि अगर क्राइम हुआ है इंडिया में तो आईपीसी लगेगा। क्राइम करने वाला कहां का है मुझे उससे लेना देना, वही बात यहां पे लिखा गया है। कम ऑन, बोलो यस और नो। और इसी स्टेटमेंट को कहा जाता है क्या बेटा? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। जस्ट वेट, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। हालांकि एक आर्टिकल 361 सबसेक्शन 2 है
सब आर्टिकल 2, आई रिपीट, आर्टिकल 361 सब आर्टिकल 2 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो बेटा प्रोटेक्शन देता है। किसको प्रोटेक्शन देता है? प्रेसिडेंट को या गवर्नर को। कम ऑन, प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को, कि वो क्रिमिनल प्रोसीडिंग से बच सकते हैं इस इंडियन पिनल कोड में। मतलब इंडियन पिनल कोड बेटा उन लोगों पे अप्लाई नहीं होगा। रिपीट करो, इंडियन पिनल कोड उन लोगों पे अप्लाई। आगे जाके कहा गया, दिस इम्यूनिटी इज ऑल्सो इंजॉयड बाय द एम्बेसडर एंड डिप्लोमेट्स ऑफ द फॉरेन कंट्री हु हैव ऑफिशियल स्टेटस इन इंडिया। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि सुनिए, मैं केवल बात नहीं कर रहा सिर्फ गवर्नर या प्रेसिडेंट्स का। अगर कोई फॉरेन डिप्लोमेट्स वगैरह है ना, उन लोगों पे भी बेटा एप्लीकेबल नहीं होता है। कम ऑन, उन लोगों पे भी एप्लीकेबल, अरे उन लोगों पे क्या एप्लीकेबल नहीं होता है? उन लोगों पे एप्लीकेबल नहीं होता है बेटा इंडियन पिनल कोड। लेकिन एक बात याद रखिएगा साहब, इंडियन पिनल कोड इन लोगों पे अप्लाई तब तक नहीं होगा जब तक इन्होंने ऑफिस को होल्ड करके रखा हुआ है। बहुत सारे लोगों को यह पता होता है कि आप एक बार पोजीशन पे आइए तो फिर आप पे इंडियन पिनल कोड लगेगा ही नहीं। ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो क्या हमारे देश के पास्ट प्रेसिडेंट्स अगर कोई क्राइम करें तो उनको इंडियन पिनल कोड में प्रोसिक्यूट नहीं किया जाएगा? क्या बात कर रहे हो? हमारे देश में इज्जत इंसान की नहीं होती, उसके पोजीशन की होती है। जिस दिन आप पोजीशन से चले गए आपकी इज्जत चली गई, इस बात को याद रखिएगा। लॉक करें। यह है बेटा इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट। तो तेजी से मेरे साथ रिपीट करिए, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन इज एप्लीकेबल होल ओवर इंडिया irrespective of the fact that a person committed wrongs is belongs to which country, that is India और foreigners, मुझे उससे लेना देना नहीं। अगर आप क्राइम इंडिया में करते हो तो एप्लीकेबल हो जाएगा। तो मेरा एक सवाल, रेप कंडक्ट करता है एक इंडियन पर्सन भारत में ही, आईपीसी लगेगा? हाँ। अमेरिकन सिटीजन किडनैपिंग करता है इंडिया में, आईपीसी लगेगा? यस। अगर इंडिया में क्राइम हुआ, इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि बंदा कहां का है, आईपीसी हमेशा लग जाएगा। इस बात को याद रखिए। इसमें कोई शक बेटा? पक्का 100%। यहां पे खत्म होता है इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। क्या खत्म होता है बेटा? इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। लेकिन देखो, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन मुझे समझाना है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब ये मैं क्या बोल रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो, अगर बंदा भारत का है या बंदा अदर देन इंडिया का है, विदेश का है, और अगर वो क्राइम करता है बेटा विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आईपीसी लग जाएगा। दिस इज कॉल्ड इंट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। अगर कोई इंडियन सिटीजन ऑफेंस कंडक्ट करता है आउटसाइड इंडिया, कम ऑन रिपीट करो, अगर कोई इंडियन सिटीजन ऑफेंस कंडक्ट करता है, याद रखिए, दैट ऑफेंस कैन ऑल्सो बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड अंडर इंडियन पिनल कोड, and this is called extra territorial jurisdiction, and this is not only a person. If any ship, जिसको आप लोग वेसल कहते हो, माल जो समुद्र से लेकर आती जाती है, अगर वो रजिस्टर्ड है ना इंडिया में, और अगर उसने भी कोई क्राइम कर दिया है आउटसाइड इंडिया में, तो याद रखिए बेटा इंडियन पिनल कोड उस पर लग सकता है। मैं वर्ड बोल रहा हूं, इंडियन पिनल कोड लग सकता है, लग सकता है। लगाया जाए नहीं लगाया जाए ये टोटली डिपेंड करेगा स्टेट पे, क्योंकि क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूशन इनिशिएट कौन करता है बेटा? स्टेट। ये मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था ना कि सिविल लॉ का इनिशिएशन होता है किसके थ्रू? इंडिविजुअल के थ्रू। लेकिन बेटा क्रिमिनल लॉ का इनिशिएशन किया जाता है स्टेट के थ्रू, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी बताया था, श्री राम सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट। ये निर्भया कांड का जजमेंट है। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि अगर कोई इंडियन सिटीजन मान लो अमेरिका में, दुबई में, पाकिस्तान में कोई क्रिमिनल कंडक्ट करता है, दैट क्रिमिनल कंडक्ट मे बी ट्राइड इन इंडिया। यानी कि अगर कोई बंदा जो भारत का है और आउटसाइड इंडिया जाके कोई ऐसा ऑफेंस करता है जो अगर वो इंडिया में करता, रिपीट करो, अगर वो इंडिया में करता, तो फिर बेटा ये क्रिमिनल ऑफेंस होता। क्या होता? तो irrespective of the fact that scene of the crimes is outside India, still Indian penal code shall be applicable, and this is called NALAICO extra territorial jurisdiction। क्या कहा जाएगा इसे? तो मेरा एक सवाल है, मिस्टर राम, who is a citizen of India, conducted any criminal activity in the Dubai, IPC shall be applicable? Yes, IPC shall be applicable। आप हमारे देश के किसी भी कोने में बेटा क्या कर सकते हो? क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हो। लॉक करें बेटा। यस, ऑब्वियसली आइदर द थिंग्स शुड बी रजिस्टर्ड इन इंडिया, या फिर बेटा याद रखिए कहीं ना कहीं
पर्सन शुड बी बिलोंग्स टू इंडिया। यहां पे एक और केस होता है, उतना डिटेल तुम्हारे सिलेबस में नहीं दिया गया। मान लो अमेरिका में बैठा हुआ कोई बंदा टारगेटेड कंप्यूटर इंडिया का करता है। अब बंदा बैठा हुआ है आउटसाइड इंडिया में, बट स्टिल इंडियन पिनल कोड में हम उसको प्रोसिक्यूट कर देंगे अगर टारगेटेड कंप्यूटर इंडिया का है तो, क्योंकि कंप्यूटर्स नेटवर्क्स जो है वो बिलोंग्स टू इंडियन सर्वर, तो वहां भी आईपीसी एप्लीकेबल हो जाता है। लेकिन इतना डिटेल में बेटा आपका इंस्टीट्यूट कभी गया नहीं है, तो ये मैं नॉलेज के लिए आपको बताना चाहता हूं। एक बार एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन को ध्यान से पढ़िए, क्या लिखा गया है सुनिए। कहा गया सेक्शन 3 और 4 ऑफ द इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड्स एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन where a crime is committed outside the territory of India by an Indian national. Come on everyone, repeat करो, क्या? by an Indian national। तो उस सिचुएशन में सच पर्सन सुनिए क्या कहा गया है, मे, क्या कहा गया है, नॉट शैल। कम ऑन, नॉट, और बेटा शैल बोल भी नहीं सकते। मान लो एक इंडियन नेशनल पाकिस्तान में कोई क्राइम किया और पाकिस्तान की कोर्ट में ऑलरेडी उसको लेकर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, तो क्या लगता है वो भी सजा सुनाए, तुम भी सजा सुनाओ, वो भी सजा सुनाए, तुम भी सजा सुनाओ, व्हाट वुड बी द बेनिफिट्स बेसिकली? अरे प्रोसिक्यूशन तो उस क्रिमिनल का चल रहा है ना। तो बेटा इस सिचुएशन में वर्ड में बोला गया है, शैल नहीं बोला जा सकता। मैंडेटरी नहीं है कि भारत में मुकदमा चलेगा ही चलेगा, ये टोटली डिपेंड करेगा कि होस्ट कंट्री बेसिकली एक्शन ले रही है या नहीं ले रही, इस बात को याद रखिएगा। हालांकि तो कहा गया सच पर्सन में बी ट्राइड एंड पनिश्ड बाय द इंडियन कोर्ट, और इसका एक एग्जांपल मैंने बोला है। क्या एग्जांपल बोला है बेटा? चेतन who is a citizen of India commits a murder in Dubai। क्या बेटा? commits a murder in Dubai, तो he can be tried and convicted of murder in any place in India under IPC। तो अगर बेटा कोई बंदा है रमेश या फिर कोई बंदा है चेतन जो बेटा दुबई में एक ऐसा काम कर देता है, कम ऑन रिपीट करो, एक ऐसा जो अगर वो इंडिया में करता, कहां करता बेटा? तो उसको हम लोग करते प्रोसिक्यूट। क्या करते बेटा? प्रोसिक्यूट। क्या करते? तो याद रखिए, भले आपने ऑफेंस दुबई में क्यों ना किया हो, बट इंडिया के किसी भी कोर्ट में, किसी भी थाने में आपका केस फाइल किया जा सकता है, बिकॉज दिस इज कॉल्ड क्या? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। लॉक करें। हाँ ऑब्वियसली बेटा, अगर आपका प्रोसिक्यूशन आउटसाइड इंडिया चल रहा है तो आउटसाइड इंडिया वाली कंट्री अपने लॉ को फॉलो करते हुए करेगी। हालांकि मैं आपके साथ अभी सीपीसी 1908 मैंने डिस्कस नहीं किया है बेटा, नहीं तो मैं एक बेहतरीन आपको लिंक बना के देता। एक कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगा, रेस जुडिकाटा एंड रेस सब जुडिस, मैं बहुत बेहतरीन एनालिसिस आपको करके देता सीपीसी 1908 और आपका इंडियन पिनल कोड ऑल टुगेदर। सीपीसी 1908 बेटा ये सिविल प्रोसीजरल लॉ है और आईपीसी एक क्रिमिनल लॉ है, बट स्टिल मैं आपको एक लिंक देता, ये अच्छा लिंक था, लेकिन आपने सीपीसी 1908 मेरे साथ किया नहीं है, तो ये लिंक देकर मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? लेकिन यहां पे मेरा एक सवाल है, वो सवाल क्या है सुनिए। अच्छा, क्या इंट्रा और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल में आपको कोई भी तकलीफ? कुछ भी नहीं ना? तो मेरे आपसे कुछ सवाल हैं। मान लो बेटा एक बंदा था चेतन, जो बंदा था अमेरिका का, ठीक है सर, और अमेरिका में कोई पर्टिकुलर एक्ट लीगल थी, पर्टिकुलर एक्ट, और वो इंडिया में आके वही एक्ट कर रहा है, वही एक्ट, हालांकि वो एक्ट इंडिया में पनिशेबल ऑफेंस है। वो एक्ट क्या है बेटा इंडिया में? मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक मिस्टर चेतन था जो अमेरिका का रहने वाला था और अमेरिका में कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी लीगल थी, वही एक्टिविटी वो इंडिया में आके कर रहा है, लेकिन इंडिया में वो एक्टिविटी क्या थी? इलीगल। अब सवाल यह पैदा होता है कि उस बंदे को प्रोसिक्यूट किया जाए या नहीं किया जाए। क्या कहते हो, किया जाएगा नहीं किया जाएगा? तो बेटा उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। इसको लेकर बकायदा एक जजमेंट भी हमारे पास है, डेट इज आर वर्सेस सॉप, आर वर्सेस सॉप, इंग्लैंड का केस है बेटा ये। यहां पे कहा गया है कि एनी पर्सन इन्वॉल्व इन एनी अननेचुरल ऑफेंस, irrespective of that such offense is punishable or not in their host country, still the case may be initiated and the criminal proceeding may be initiated in the India against such person। ये आर वर्सेस सॉप के केस में कहा गया था। लेकिन बेटा ये क्वेश्चन आज तक आपके एग्जाम में आया नहीं है, मैं उम्मीद करता हूं आएगा भी नहीं, क्योंकि ये केस लॉ बेटा आपके मॉड्यूल में नहीं दिया गया है, ये मैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूं। तो अगर कोई बंदा आउटसाइड इंडिया का है, लेकिन कम ऑन रिपीट करो, लेकिन अगर कोई वो ऐसा एक्ट करता है इंडिया में जो इंडिया में इलीगल है लेकिन उसके कंट्री में
कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी आपको बेटा प्रोसिक्यूशन झेलनी होगी। सिंपल सी बात है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। तो अगर आपको ये लिखना है तो एक्स्ट्रा में लिख लीजिए, क्योंकि ये बेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। डन। ये आपके एग्जाम के 5 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। बेटा याद रखिए, मैं हमेशा से ही आपको बोलता हूं कि आपका एग्जाम ये क्वांटम वाइज नहीं होता, क्वालिटी वाइज होता है। आपके एग्जाम जो 5 नंबर के क्वेश्चंस पूछेंगे ना, पूछा जाएगा जो एग्जाम में, वो बेटा इनडायरेक्ट क्वेश्चन होगा। तो एग्जैक्टली तो केस स्टडी में अगर आपने सेक्शंस एंड फैक्ट लिख दिया, दैट्स इट, इसके बाद लिखने के लिए कुछ भी नहीं होता। दिस इज नॉट एग्जाम ऑफ एसओएल, जहां पे बस मुझे कुछ चीजें पता चल जाए, बस 3, 4, 5 पेज तो वैसे ही आ जाते हैं, यस और नो, पता नहीं क्या क्या लिख देते हो तुम। तो दिस इज बेटा क्वालिटी वाइज एग्जाम, नॉट क्वांटम वाइज एग्जाम, इस बात को याद रखिएगा। बेटा एक बात याद रखिए, मैं हमेशा से ही बोलता हूं कि जब भी आप लॉ के पेपर को प्रेजेंट करने जाओगे, हालांकि ये बातें मैं आपको कराऊंगा, निश्चिंत रहिए, हाउ टू प्रेजेंट लॉ पेपर, इसका एक बाकायदा मैं पेपर कंप्लीट करके यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा कि लॉ के पेपर को प्रेजेंट कैसे किया जाता है। स्टिल आप समझ लीजिए, देखिए मॉड्यूल का लैंग्वेज यूज करना है अपने को एग्जाम में, ये एकदम गलत बात है। बहुत सारे लोगों को मैं सुनता हूं ये कहते हुए कि अपने को मॉड्यूल का लैंग्वेज एग्जाम में लिखना है। नहीं साहब, अपने को कॉन्सेप्ट लिखना है। कॉन्सेप्ट में भी लैंग्वेज ऑफ द मॉड्यूल, कॉन्सेप्ट में भी लैंग्वेज ऑफ द बेयर एक्ट, कॉन्सेप्ट में भी द लैंग्वेज ऑफ योरसेल्फ। आपने सुना होगा, देखा होगा 9th 10th में जब हम एग्जाम देते थे तो वहां पे एक नोट लिखा रहता था क्वेश्चन पेपर पे, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव आंसर इन देयर ओन लैंग्वेज। बोलो ना, और वो भले लिखा ना हो लेकिन वो कॉन्सेप्ट आज भी एप्लीकेबल है। आप खुद की लैंग्वेज में अपनी समझ से एक्सप्लेनेशन बेटा किसी भी क्वेश्चन का दे सकते हो, इस बात को याद रखिए। लॉक करें। यहां पे आपका इंट्रा और एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन का कॉन्सेप्ट क्या हो जाता है, बोलो, खत्म। पक्का 100%? ओके। जैसे ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुआ, अपने पास एक कॉन्सेप्ट आया जिसका नाम है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। सभी लोग रिपीट करो, क्या बेटा? फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, 2 टॉपिक है, एक है फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, और आप नीचे जब आओगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा बेटा, दैट इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ क्राइम। सुनिए प्लीज ध्यान से, आपको 2 टॉपिक्स मिलेंगे, एक क्या होगा, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम ऊपर में, और जब आप नीचे आओगे तो आपको एक दिखेगा क्या, स्टेजेस ऑफ क्राइम। लोग इस दोनों टॉपिक को लिंक करने से डरते हैं। मैंने देखा है कि पता नहीं क्यों इस दोनों टॉपिक को एक साथ पढ़ाया ही नहीं जाता। आज की क्लास में मैं ये टॉपिक शुरू नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसका बेस तैयार करूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं ये दोनों टॉपिक कराऊंगा आपको, और ये टॉपिक लंबा है, और याद रखिए पूरी इंडियन पिनल कोड का बैकबोन है ये दोनों टॉपिक, स्टेजेस ऑफ क्राइम एंड एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। लेकिन इसका एक माहौल क्रिएट करते हैं और इसका एक बेस तैयार करते हैं हम लोग आज की क्लास में। सुनिए प्लीज, ध्यान से सुनिएगा। देखो बेटा, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और स्टेजेस ऑफ क्राइम, ये दोनों में 4 पॉइंट मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं आपसे फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में भी 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा, और मैं स्टेजेस ऑफ क्राइम में भी आपसे 4 पॉइंट डिस्कस करूंगा। मैं आपसे बोलूंगा कि हमारे देश में क्राइम के एसेंशियल एलिमेंट्स 4 हैं। देयर शुड मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, देयर शुड मस्ट बी अ मेंस रिया, एक्ट्रेस रिया एंड इंजरी। और मैं आपको बोलूंगा कि स्टेजेस ऑफ क्राइम भी हमारे देश में 4 होते हैं। कौन कौन से बोले एक बार उसे? पहला इंटेंशन, दूसरा प्रिपरेशन, तीसरा अटेम्प्ट, और चौथा अकम्प्लिशमेंट। ये 4 हमारे देश में स्टेज ऑफ क्राइम होती है। मैं चाहूं तो डायरेक्ट एक एक करके पॉइंट आपके साथ शुरू कर सकता हूं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये दोनों टॉपिक समझाने का कोई मतलब ही नहीं है अगर मैंने दोनों के बीच में लिंक क्रिएट करके आपको नहीं दिया कि ये दोनों टॉपिक आखिर कहना क्या चाहता है। क्योंकि एक बात याद रखिए, अगर दर्द का पता लग जाए ना, दवा ढूंढना आसान हो जाता है। आपको भी यही नहीं पता कि फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हेडिंग क्या है, और ना तो आपको यह पता है कि एसेंशियल एलिमेंट्स, माफ करिए, स्टेज ऑफ क्राइम ये हेडिंग क्या है। तो पहले हम इस दोनों हेडिंग को समझेंगे, उसके बाद इसको डिटेल में लेकर चलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनिए, देखिए और मेरे साथ लिखते चलिए।
देखो बेटा, जहां तक सवाल है क्राइम को लेकर, तो कोई चीज क्राइम है या नहीं है, या फिर क्राइम कितना ज्यादा सेंसिटिव है, यानी क्राइम की जानकारी जब आपको लेनी हो तो प्लीज आप इसके दो जानकारी को जरूर अपने पास रखिए। क्राइम के बारे में जब भी समझना हो प्लीज दो बातें समझिए। एक, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या बेटा? एक, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम्स, और दूसरा बेटा स्टेजेस ऑफ क्राइम। ठीक है, याद रखिए साहब, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में भी मैं आपसे बात डिस्कस करूंगा 4 पॉइंट में। कितने पॉइंट में? और स्टेजेस ऑफ क्राइम में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा 4 पॉइंट। कितने पॉइंट बेटा? अब जैसे मैंने बोला ना कि एसेंशियल एलिमेंट ऑफ क्राइम भी 4 पॉइंट और स्टेजेस ऑफ क्राइम भी 4 पॉइंट, तो तुम्हारे मन में आ रहा होगा कि सर एक काम करो ना, लिखवा दो फिर चारों पॉइंट। बोलो, तो मेरे साथ लिखते चलिए। जहां तक सवाल है बेटा एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को लेकर, तो हमारे देश में क्राइम के 4 एसेंशियल एलिमेंट हैं। सबसे पहला है बेटा ह्यूमन बीइंग। कम ऑन, रिपीट करो एवरीवन। क्या? ह्यूमन बीइंग। दूसरा जो पॉइंट है एसेंशियल एलिमेंट, वो है बेटा मेंस रिया। क्या है बोलो? तीसरा जो पॉइंट्स है वो है बेटा एक्टस रिया। क्या? और जो चौथा पॉइंट है वो है बेटा इंजरी। क्या है? रिपीट करो, बोलो। इंजरी। इसमें कोई शक, संशय? ओके। जहां तक सवाल है स्टेज ऑफ क्राइम को लेकर, स्टेज ऑफ क्राइम को लेकर, तो हमारे देश में बेटा स्टेज ऑफ क्राइम भी कितने हैं बोलो? 4। सुन लो, लिख लेना बाद में बेटा। देखो पहले मैं टाइम दे दूंगा। क्राइम के 4 स्टेज में सबसे पहला स्टेज होता है बेटा इंटेंशन का। किसका? इंटेंशन। जो दूसरा स्टेज होता है ना, वो होता है बेटा क्या? प्रिपरेशन। कम ऑन, रिपीट करो। क्या? तीसरा जो स्टेज होता है वो होता है बेटा अटेम्प्ट। क्या होता है? और जब ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाता है ना, तो वो बन जाता है बेटा अकम्प्लिशमेंट। क्या बन जाता है? तो ये 4 पॉइंट हमारे देश में कहे जाते हैं। कम ऑन, रिपीट करो। ये 4 पॉइंट क्या कहे जाते हैं? स्टेजेस ऑफ क्राइम। और ये 4 पॉइंट बेटा हमारे देश में कहे जा रहे थे एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। प्लीज आप इसको जल्दी से नोट करिए, जल्दी से। डन? पक्का? 100%? अब मेरी बात सुनिए और एकदम ध्यान से सुनिए। देखो बेटा, इस दोनों टॉपिक के बारे में मेरी नॉर्मल पहले एक एनालिसिस सुनो। बच्चे रट लेते हैं कि क्राइम के 4 एसेंशियल एलिमेंट और 4 स्टेज। आप भी रट लोगे, आपके सामने है। क्राइम के कितने एसेंशियल एलिमेंट? 4। और क्राइम के कितने एलिमेंट्स? माफ करिए, 4 एलिमेंट्स और 4 स्टेज। कौन कौन से? तो पहला ह्यूमन बीइंग, मेंस रिया, एक्टस रिया और इंजरी। स्टेज में इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट और अकम्प्लिशमेंट। ये आपने भी रट लिया। मैं इसको समझाऊंगा एक एक करके डिटेल में, वो भी आप समझ जाओगे। बच्चे सब समझ जाते हैं, लेकिन वो एक बेसिक पॉइंट्स को भूल जाते हैं कि आखिर ये क्राइम का व्हाट डू मीन बाय द वर्ड एसेंशियल एलिमेंट्स एंड व्हाट डू मीन बाय द वर्ड स्टेज। अरे भाई, इस टॉपिक को मैं आपको डिटेल में तो बाद में एक्सप्लेन करूं, पहले तो मुझे यही बताना होगा कि एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम और स्टेज ऑफ क्राइम में क्या फर्क है। और आप देखिएगा, ये 90% लोगों को नहीं पता होता कि इन दोनों में क्या फर्क है। मैं इसको हल्का सा हिंट देने की कोशिश करता हूं, आप समझिएगा। देखो बेटा, ये जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में आपने 4 पॉइंट देखा है ना, ये 4 पॉइंट हमें हेल्प करेगा ये बताने में कि कोई पर्टिकुलर एक्ट क्राइम है या नहीं है। I repeat this statement once again. फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम हमें यह बताता है कि कोई पर्टिकुलर कंडक्ट क्राइम है या नहीं है।
कोई भी एक्टिविटी क्राइम है या नहीं है, अगर यह चेक करना हो तो आप एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को चेक कर लीजिए। अगर किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी में ये चारों एसेंशियल एलिमेंट्स आपको दिख जाए तो याद रखिएगा वो क्राइम है। और अगर इस चारों एसेंशियल एलिमेंट में से एक भी चीज मिस हो गई, वो ह्यूमन कंडक्ट बेटा कभी भी क्राइम नहीं माना जाता। तो पर्टिकुलर एक्ट क्राइम माना जाए या ना माना जाए, यह चेक करने के लिए मुझे देखना जरूरी है किसको? एसेंशियल एलिमेंट को। तो चलो, यह तो एसेंशियल एलिमेंट का सवाल है। बात आती है कि सर स्टेज ऑफ क्राइम क्या? तो मेरी बात ध्यान से सुनिए। चलो, मैंने मान लिया कि क्राइम है, रिपीट करो, क्राइम है। लेकिन क्या एक बात बताओ, किसी के बारे में मारने के लिए सोचना, जाके बाजार से जहर ले लेना, दूध में मिला देना और उसको पीने के लिए दे देना और पी के मर जाना, क्या यह सबका स्टेज सेम है? क्या यह सबका स्टेज सेम है? आंसर इज नो। याद रखिएगा, यह स्टेज सेम नहीं है। कब कौन से क्राइम को कितना ज्यादा सेंसिटिव माना जाए, यह हमें हेल्प करेगा बताने में कौन? स्टेज ऑफ क्राइम। याद रखिए इस बात को, क्राइम तो है, लेकिन कौन सा क्राइम कब कितना ज्यादा सेंसिटिव माना जाए, हमें यह कौन सिखाएगा बेटा? बोलो, स्टेजेस ऑफ क्राइम। तो प्लीज आप सर्कल करिए एलिमेंट्स ऑफ क्राइम को और एकदम हिंदी में लिखिएगा, शर्माना नहीं है किसी से, हिंदी में लिखो। कोई एक्ट क्राइम है या नहीं है, यह एसेंशियल एलिमेंट सिखाता है। लिखो इस बात को, कोई एक्ट क्राइम है या नहीं है, यह एसेंशियल एलिमेंट सिखाता है। स्टेज ऑफ क्राइम को सर्कल करो और लिखो, कौन सा क्राइम कब कितना ज्यादा सेंसिटिव माना जाए। क्योंकि याद रखिए, सेंसिटिवनेस जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा, याद रखना नालायकों, प्रोसिक्यूशन भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाएगी। यह क्रिमिनल लॉ का थंब रूल है साहब। सेंसिटिवनेस ऑफ द क्राइम जितना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा, याद रखना साहब, प्रोसिक्यूशन भी क्रिमिनल लॉ में उतना ही ज्यादा बढ़ते जाता है। तो स्टेजेस ऑफ क्राइम में आप जितना ज्यादा आगे तक बढ़ते जाओगे, याद रखना प्रोसिक्यूशन उतना ज्यादा होता जाएगा आपके ऊपर। तो कौन सा क्राइम कितना ज्यादा सेंसिटिव माना जाए, यह हमें सिखाता है स्टेजेस। और इसका एक एग्जांपल, मुझे राम को मारना है, कम ऑन, मुझे राम को, यह क्या था? मेरा इंटेंशन। मैं गया बाजार में और उसके लिए बेटा एक बंदूक लेकर आया, यह क्या है? प्रिपरेशन। मैंने बुलेट को लोड किया और मैंने पूरे निशाने में फायरिंग कर दी, अटेम्प्ट। बंदा अगर बच गया, ये अटेम्प्ट ही है, लेकिन बंदा अगर मर गया तो ये अकम्प्लिशमेंट। सोचिए इस बात को, मैंने सोचा कि मुझे मारना है, उसमें मैं बाजार गया और बंदूक लेकर आया, उसमें, और मैंने फायरिंग की, बंदा बच गया, उसमें, और वो बंदा मर गया, उसमें। क्या ये चारों क्राइम सेम लेवल की हैं? सेंसिटिवनेस का फर्क है। क्या आपको नहीं लगता कि सामने वाला बंदा मर जाए तो वहां पे, और सामने वाला बच्चा बच जाए, यानी बंदा बच जाए सामने वाला, तो उसमें, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और सजा का भी फर्क है बेटा। मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर, ये दोनों दो धाराएं होती हैं इंडियन पिनल कोड की। मैं डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आपके सिलेबस मुझे अलाउ नहीं कर रहा, इस बात को याद रखिएगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टेजेस ऑफ क्राइम। अब इसके बारे में हल्का फुल्का आइडिया बेटा अभी ही ले लो, प्लीज अभी ही ले लो, बाद की हम बात नहीं करते हैं। जस्ट वेट। हाँ जी, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हल्का फुल्का एक आइडिया ले लेते हैं हम लोग। समझिएगा मेरी बात को। पहली बात तो याद रखिए कि इंडियन पिनल कोड बेटा अप्लाई होता है जब क्राइम इज कंडक्टेड बाय ह्यूमन बीइंग। आई रिपीट माई वर्ड वंस अगेन, कोई भी चीज क्राइम है या नहीं है इंडियन पिनल कोड के तहत, अगर यह बात आपको पता करनी है तो आप देखिए कि वो बंदा ह्यूमन बीइंग है या, इफ द रॉन्ग डूअर इज अ ह्यूमन बीइंग देन देयर एक्ट में बी कंसिडर्ड एज क्राइम, अगर ये अगेंस्ट सोसाइटी होगा तो। बट इफ द पर्सन, इफ द रॉन्ग डूअर इज एन एनिमल, याद रखना नालायकों, इंडियन पिनल कोड अप्लाई नहीं होगा। यह पहले के जमाने की बात हुआ करती थी कि जानवर अगर गलती करते थे तो हम उसको भी प्रोसिक्यूट करते थे। जैसा आपने सुना होगा कि अगर गाय या कोई भैंस किसी के खेत में जाकर उसकी चारा खा लेती थी तो उसका एक कान काट दिया जाता था।
अगर वो दोबारा चली गई तो उसका दोनों कान काट दिया जाता था। तो ये रेट्रीब्यूटिव थ्योरी है, ये रिवेंज पॉलिसी है। ये रिवेंज पॉलिसी हमारे देश में जानवरों के खिलाफ अब एप्लीकेबल नहीं होगा, बिकॉज इंडियन पिनल कोड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, आई रिपीट, ओनली व्हेन, जब रॉन्ग डूअर इज ह्यूमन बीइंग। अब यहां पे बहुत सारे लोग इसके गलत गलत एनालिसिस निकालते हैं, मैं आपको बता दूं। बहुत सारे लोग आपको यह सिखाएंगे कि याद रखना बेटा, इंडियन पिनल कोड अप्लाई तभी होगा जब क्राइम होगा ह्यूमन बीइंग के लिए। नहीं, क्राइम किसी के लिए हो, क्राइम करने वाला ह्यूमन बीइंग होना चाहिए, आईपीसी लग जाएगा। टारगेटेड पर्सन में भी ह्यूमन बीइंग, टारगेटेड पर्सन में भी अदर देन ह्यूमन बीइंग यानी एनिमल। जैसे सलमान खान का चिंकारा केस, हिरन को मारा था ना सलमान खान ने, रॉन्ग डूअर इज ए ह्यूमन बीइंग, टारगेटेड इज एनिमल, बट स्टिल प्रोसिक्यूट किया गया है ना सलमान खान। तो मेरी बात याद रखिएगा, ह्यूमन बीइंग का पॉइंट कहता है कि द रॉन्ग डूअर शुड मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग, टारगेटेड पर्सन में भी एनिमल। एंड इफ द टारगेटेड पर्सन इज एन एनिमल, स्टिल आईपीसी अप्लाई। इफ द टारगेटेड पर्सन में बी अ प्रॉपर्टी, स्टिल आईपीसी अप्लाई। Targeted person may be a person, still IPC apply. But if the wrongdoer is an animal, IPC is not applicable. Targeted person चाहे कोई दूसरा एनिमल हो, चाहे बेटा कोई ह्यूमन बीइंग हो। यह पहली एनालिसिस याद रखिएगा कि ह्यूमन बीइंग शुड मस्ट बी अ रॉन्ग डूअर, टारगेटेड में बी एनीवन, इसमें कोई शक। इसका एक और लोग गलत इंटरप्रिटेशन निकालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर जब इंडियन पिनल कोड जानवरों पे एप्लीकेबल ही नहीं होता तो सर ये तो लॉ का लूफुल्स है, मुझे किसी को मारना है तो मैं ना मार के अपने कुत्ते से कटवा दूं, क्योंकि सर इंडियन पिनल कोड तो एनिमल पे लगेगा नहीं। तो आपको लोग ये सिखाते हैं कि ये लूफुल्स है लॉ का, कि लोग अपने एक्ट ना करके अपने जानवर से एक्ट करवा देंगे। याद रखिए, ये अधकचरे लोग बोलते हैं आपको ऐसा, जो कानून में भी बहुत बच्चे हैं। क्यों सर, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं सुनिए। आपका सिलेबस तो वैसे मुझे अलाउ नहीं करता ये बात बोलते हुए, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। इंडियन पिनल कोड में बेटा एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 289। कम ऑन, क्या याद रखिए, सेक्शन 289 कहता है कि अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग जानबूझ के, नोइंगली परमिट करता है, जानबूझ के अपने जानवर से किसी को नुकसान पहुंचवाने की ऑर्डर देता है, या वो कोई ऐसा एक्ट करता है, तो उस एनिमल के द्वारा किए गए कंडक्ट के बदले में हम लायबिलिटी देंगे किसको? उस ह्यूमन बीइंग को। इस बात को याद रखिएगा। हालांकि ये आपके सिलेबस को टच नहीं करता था, लेकिन मैं मजबूर हूं ये पॉइंट बताने में, क्योंकि बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये लॉ का लूफुल्स है कि खुद गलती ना करके जानवर से करवा दो। नहीं साहब, अगर खुद गलती करोगे डायरेक्ट क्राइम के लिए प्रोसिक्यूट किए जाओगे, अगर जानवर के थ्रू गलती करवाओगे 289 सेक्शंस में पेले जाओगे। इस बात को याद रखिएगा। दूसरा है साहब मेंस रिया। मैं आपको बोलूंगा, अभी तो ये पॉइंट मैं डिटेल में नहीं समझा रहा, ये काफी टेक्निकल पॉइंट है मेंस रिया, और सबसे ज्यादा डिटेल है इसमें। मैं मेंस रिया में आपको समझाऊंगा गिल्टी माइंड। याद रखिएगा एक बात को, जब तक आपका मन अपराधिक ना हो, आपके द्वारा किया गया कार्य अपराधिक हो ही नहीं सकता। इस बात को जिंदगी भर याद रखिएगा। मेंस रिया कॉन्सेप्ट कहता है कि प्लीज आप प्रोसिक्यूट करिए क्रिमिनल्स को, माफ करिए, आप प्रोसिक्यूट करिए क्राइम को, आप प्रोसिक्यूट क्रिमिनल को मत करिए। बिकॉज नो वन कैन डू एनी गिल्टी एक्ट अनलेस हिमसेल्फ एज अ गिल्टी माइंड। कोई भी बंदा तब तक कोई आपराधिक कार्य नहीं कर सकता जब तक उसका आपराधिक मन ना हो। याद रखिए, आप कोई आपराधिक कार्य कर ही नहीं सकते जब तक आपका आपराधिक मन ना हो। और ये जो स्टेटमेंट मैंने बोली थी ना, ये महात्मा गांधी साहब ने कहा था, पनिश क्राइम नॉट टू द क्रिमिनल्स। क्योंकि सर वो क्रिमिनल्स थोड़े देर के लिए मेंस रिया में आया, गिल्टी माइंड में आया, जिसके कारण उससे वो क्राइम हो गया। अगर आपने उसके मन को बदल दिया ना, तो फिर वो गलत काम करेगा ही नहीं। तो मैं इसमें बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कि याद रखिए, अगर बंदे का गिल्टी माइंड है तो क्राइम होगा, अगर गिल्टी माइंड नहीं है, भले काम एक्ट गिल्टी क्यों ना हो गया हो, स्टिल सच एक्ट शैल नॉट बी कंसीडर्ड एज क्रिमिनल ऑफेंस। और मैं बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा आपको, एक से एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा इस मेंस रिया के कॉन्सेप्ट में।
बेटा ये कोर्ट प्रूफ करता है। याद रखिए क्रिमिनल केस में जो भी बहस होती है ना कोर्ट में, उसमें 90% बहस सिर्फ इस बात को लेकर होती है कि मेंस रिया है या नहीं है। विक्टिम कोशिश करता है कि मैं सामने वाले पार्टी को प्रूव कर दूं कि मेंस रिया था, और रॉन्ग डूअर ये बात की कोशिश करता है कि मैं प्रूव कर दूं कि मेंस रिया था ही नहीं। मेंस रिया नहीं होगा, एक्ट क्राइम नहीं होगी, मेंस रिया होगा, एक्ट क्राइम मान लिया जाएगा। तो गिल्टी माइंड इज कॉल्ड मेंस रिया। नेक्स्ट है बेटा एक्टस रिया, गिल्टी एक्ट। केवल आपराधिक मन हो जाने से कोई चीज क्राइम नहीं हो जाती जब तक आप उसके फर्दरेंस में वो काम कर नहीं रहे हो। मैंने सोचा मुझे मिस्टर राम को मारना है लेकिन मैंने मारा नहीं, क्या आप मेरे को प्रोसिक्यूट कर दोगे? स्टेट ऑफ माइंड को कोर्ट में बेटा इन्फोर्स कर पाना ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो स्टेट ऑफ माइंड कैन नॉट बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। आप किसी के आपराधिक मन को कोर्ट में प्रूव ही नहीं कर पाओगे, तो उसके फर्दरेंस में कुछ ना कुछ गिल्टी एक्ट का होना जरूरी है। और लास्ट है बेटा इंजरी। याद रखिए देयर शुड मस्ट बी अ इंजरी, एंड दैट इंजरी मे बी रेपुटेशनल, मे बी प्रॉपर्टी और मे बी बॉडीली। याद रखिए इंजरी हमेशा बॉडली इंजरी हो ऐसा, इंजरी में भी बॉडली इंजरी, इंजरी में भी प्रॉपर्टी, इंजरी में भी रेपुटेशन। तभी तो डिफामेशन का मुकदमा किया जाता है ना सामने वाले पे। वो बॉडली इंजरी नहीं थी, प्रॉपर्टी इंजरी नहीं थी, रेपुटेशनल इंजरी थी, आईपीसी लग जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। पक्का सर? 100%। तो ये है साहब आपके एलिमेंट्स ऑफ क्राइम। क्या है बेटा ये? और ये है साहब आपके स्टेज ऑफ क्राइम। इसको मैं बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ नेक्स्ट क्लास में, लेकिन एक बात मैं इंजरी को लेकर बोलना चाहता हूं, इस बात को याद रखिए। क्या सर? सुनिए, देखो इन सम टाइम्स इट मे बी पॉसिबल दैट देयर इज नो इंजरी। कम ऑन, रिपीट करो। सम टाइम इट मे बी पॉसिबल दैट देयर इज, बट स्टिल एक्ट इज कंसिडर्ड एज क्राइम। आप बोलोगे क्या सर, एग्जांपल दोगे क्या? हाँ, विदाउट टिकट या विदाउट ड्राइवरी लाइसेंस बेटा बाइक चलाना, इसमें इंजरी क्या है? विदाउट ड्राइवरी लाइसेंस बाइक चलाना, इंजरी नथिंग। तो मेरा सवाल है क्या ये वायलेशन ऑफ लॉ नहीं माना जाएगा? और आप कह रहे हो कि सर ये सिविल ऑफेंस है, तो बेटा ट्रैफिक रूल कभी उठा के देखिएगा। ट्रैफिक रूल में आपको ट्रैफिक में ऐसे ऐसे बातों, आप दारू पी के गाड़ी चलाना, ड्रंक ड्राइविंग, इंजरी क्या है जब तक आप कुछ कॉज नहीं कर देते हो मिसफॉर्चून, बट स्टिल क्या ये क्राइम नहीं है? क्या क्राइम है। तो इंजरी हो, बट इंजरी हमेशा हो ऐसा जरूरी, हालांकि मैं बहुत डिटेल में बात करूंगा। इस इंजरी को डिफाइन किया गया है सेक्शन नंबर 44 ऑफ द इंडियन पिनल कोड 1860। हमारे नेक्स्ट क्लास का बेटा टारगेट यही रहने वाला है। हम फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ क्राइम एंड स्टेज ऑफ क्राइम के बारे में बात करेंगे, और आपके एग्जाम के लिए मैंडेटरी, आई रिपीट 100%, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा। तो इस क्लास को मैं यहां पे रोक रहा हूं, मैं मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। दैट इज ऑल इट फॉर टुडे। थैंक यू वंस अगेन, गॉड ब्लेस यू बेटा।